नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सियासत एक ऐसी तलब है जो गाहे बगाहे उठ ही जाती है, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी लिंचिंग होते इंसान के नाम पर। यूं समझिए कि सियासत हमारी सियासी जमातों की जिंदगी की जरूरत है। यही जरूरत अक्सर बयान की शक्ल में सामने आ जाती है। मोहन भागवत के बयान पर भी सियासी हंगामा बरपा हुआ है। पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तराजू भागवत के बयान को तोल रहे हैं और अपने अपने नफे और नुकसान के हिसाब से मुंह खोल रहे हैं। इसीलिए इस पूरी राजनीति का सार यही कहता है कि सबका डीएनए सियासी है। भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। डीएनए की खोज करने वाले जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी खोज पर सत्ता के लिए भोज होगा। ये भोज कब होगा, ये सियासी सूरमा खुद तय करते हैं। सीधी सीधी तो तारीख नहीं मालूम, लेकिन जब चुनाव आता है डीएनए मुद्दा बन जाता है। तो यूपी चुनाव से पहले डीएनए फिर चर्चा में है। इस बार संघ प्रमुख का बयान है कि सबका डीएनए एक है, वो हिंदू है या मुसलमान है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। मोहन भागवत मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रमों में मुस्लिमों के बीच में थे और उन्हें मालूम था कि चुनावी राजनीति में मुसलमान एक ऐसे तिलिस्म की तरह है जिसके दम पर चुनावी विजय सुनिश्चित की जा सकती है। लिहाजा मोहन भागवत ने वो सब कहा जो मुसलमानों के चेहरे पर खुशियां ला दे। यहीं पर मोहन भागवत ने धर्म के नाम पर किए जाने वाले पाप को पवित्र बताकर पर्देदारी करने वालों के पाखंड को खंड खंड कर दिया। हमारे ही भारत माता के पुत्र, हमारे ही संस्कृति के विरासतदार और हमारे ही पूर्वजों के वंशज, खून के अपने भाई मुसलमान साथ क्यों नहीं चल सकते भाई? वो कैसे अलग हो गए? लेकिन इन सब पृष्ठभूमियों के कारण एक अलगाव और अविश्वास पैदा हुआ है। उसकी दूरी हमको काटते समय समाज के मन से ये सारा हटाना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। मोहन भागवत ने वाजिब बात ही बोली थी, लेकिन राजनीति में सिर्फ वाजिब होना ही सब कुछ नहीं है, वजनदार होने का भी यहाँ अपना अलग अर्थ है और इसे परिभाषित किया मोहन भागवत ने ये कहकर। दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं हैं क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। अब कोई रूठे तो रूठे, कोई छूटे तो छूटे, कोई छटपटाए तो छटपटाए, लेकिन भागवत के बयान ने चुनावी राजनीति की पतीली में खौलती इच्छाओं को उबाल दे दिया। वो वैसे उबलते हुए आए। उन्होंने ट्वीट किया, आरएसएस के भागवत ने लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रब्बर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। भागवत के बयान से विपक्षी बेचैनियां बोलने लगी। यही भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद, अरे मोहन भागवत जी आप ही के चेले चपाटे हैं जो इस देश में दंगे कराते हैं। मोहन भागवत जी ने मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि मोहन भागवत जी जिन निर्दोष मुसलमानों के साथ बर्ताव आपकी भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया है, नरेंद्र मोदी जी नंबर 1, योगी आदित्यनाथ नंबर 2, इनके खिलाफ आप क्या बात करेंगे? मोहन भागवत के बयान को विपक्षी नेताओं ने सीने से लगा लिया। अमूमन खामोशी के खंभों के पीछे रहने वाली मायावती भी सामने आ गई। भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने व भीड़, हिंसा, हिंदुत्व के खिलाफ आदि होने की जो बात कही गई है वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है। हम हमेशा से मॉब लिंचिंग के खिलाफ रहे हैं। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। हिंदुस्तान संविधान और कानून से चलता है और संविधान और कानून को बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हिंदुस्तान में जाति धर्म की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति होना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़े। माननीयों की टोली चाहे जो बोली बोले, लेकिन भागवत का बयान मुस्लिम धर्म गुरुओं को जच गया। देश के अंदर सबको एक होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमारा डीएनए, हम सब एक ही हैं। बिल्कुल सही बात यही है कि हमारे सबके धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी जातियां अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हम सबसे पहले इंसान हैं। दूसरा, भारत में रहते हैं तो भारतीय हैं। अब बयान पर पसंद और नापसंद वालों के अपने अपने हिस्से हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हिंदू मुसलमान का नारा बुलंद हो चुका है। वैसे भी सिंहासन हासिल करने के लिए सियासी सूरमा बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सिंहासन बचाए रखने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। आज तक ब्यूरो। डीएनए की खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने कभी सोचा नहीं होगा कि डीएनए का राजनीति की दुनिया में इस कदर इस्तेमाल होगा। मगर अब जब हम कह रहे हैं कि सबका सियासी डीएनए एक ही है, तो इसे यूं ही नहीं कह रहे। इसी सियासी डीएनए की एक खबर धर्मांतरण से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का एक सिरा जांच एजेंसियों ने खोजा तो कड़ियां जुड़ती हुई चली गई। आप भी देखिए कि धर्म के नाम पर होने वाले अधर्म के सबसे बड़े सियासी डीएनए का खेल क्या कहता है। लॉज है उसमें भी मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया गया है। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा जा रहा है। एक जालसाज जो खुद की असल पहचान छिपाता है, एक जालसाज जो दुनिया को अपना अलग चेहरा दिखाता है, एक जालसाज जो झूठ की इबारत से लव जिहाद जैसे जुर्म को अंजाम देता है। वो जालसाज अब उत्तर प्रदेश पुलिस के शिकंजे में आ गया है। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि कैसे ये शख्स चमक दमक और रसूख का ताना बाना बुनता है और फिर इसी की आड़ में एक महिला को लव जिहाद जैसे जुर्म का शिकार बना देता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में लव जिहाद का हाई प्रोफाइल केस आने के बाद हर कोई हैरान है। पहले आरोपी ने महिला को अपना नाम आरिफ हाशमी की बजाय आदित्य आर्य बताया और फिर उसे अपने जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन को मजबूर कर दिया। एक महिला द्वारा तहरीर दी गई थी कि किसी व्यक्ति ने उनके साथ आरिफ नाम का जो व्यक्ति है उसने न कोई आदित्य आर्य नाम के व्यक्ति के रूप में पहचान उनसे करवाई की थी और उसमें न जो है उनके साथ शादी भी की थी और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी जो है वो कब्जा कर रहा था। उनकी तहरीर के ऊपर काम न करते हुए मुकदमा पहले तो पंजीकृत किया गया है। व्यक्ति जो है जिसका नाम आरिफ है उसको कब्जे में लिया गया है। बागपत की ये महिला भी धर्म के नाम पर ऐसे धोखे का शिकार हुई है। पहले से शादीशुदा शख्स ने महिला से दूसरी शादी की और फिर उसे मार पीट कर उसका धर्म बदलवा दिया। जुल्म से तंग आकर महिला पुलिस के पास पहुंची तो पूरी साजिश का खुलासा हुआ। उसकी शादी 8 वर्ष पूर्व हुई थी। पति द्वारा उसका मतांतरण भी करा दिया गया था। पीड़िता का 3 वर्ष का एक बच्चा भी है। पिछले कुछ महीनों से उसके पति द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। इस तहरीर पर थाना बागपत पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसके पति को जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार जबरन धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं।
बीजेपी नेता ऐसे आरोपियों पर सख्त एक्शन की बात कर रहे हैं, वहीं विपक्ष बीजेपी पर धर्मांतरण के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगा रहा है। सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत इसकी आड़ में इसे जबरन हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाना तथा पूरे मुस्लिम समाज को शक की नजरों से देखना ये कतई भी उचित नहीं है और बीएसपी फिर इसका डटकर विरोध भी करेगी, क्योंकि इससे दोनों धर्मों के लोगों में आपसी नफरत पैदा होगा, जो ये देश हित में ठीक नहीं है। इसके पीछे हमें इनका राजनीतिक स्वार्थ कुछ ज्यादा नजर आता है। तो हमारा जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी यही हमारा आधार रहा है राजनीति करने का। ये कह रहे हैं मुसलमानों में डर पैदा किया गया है, इससे वोटों की नहीं, वो तो अपना पोलराइजेशन करने वाले डर पैदा करते हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो अथवा जिस विचारधारा को हम लोग मानने वाले हैं उस पर वो लोग कभी इस प्रकार की बात नहीं करते। धर्मांतरण अथवा कोई जब अन्य कोई यदि प्रश्न होगा तो कानून के दायरे में कोई भी यदि आएगा तो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी जाति पंथ और मजहब का मानने वाला क्यों न हो। बीते दिनों यूपी एटीएस ने प्रदेश में धर्मांतरण के बड़े रैकेट का खुलासा किया था, जिसके तार प्रदेश के कई जिलों में फैले हैं। ऐसे में आशंका है कि कहीं धर्मांतरण के लगातार आ रहे मामले के पीछे इसी नेटवर्क का तो कोई हाथ नहीं है। आज तक ब्यूरो। हमने कहा ना, सबका डीएनए सियासी है। इसी कड़ी में आगे आइए, जिस गोमती रिवर फ्रंट की तस्वीरें दिखाकर अखिलेश यादव ने नारा दिया था, काम बोलता है। जिस गोमती रिवर फ्रंट पर वो अपनी पीठ थपथपाते थकते नहीं थे, उसी गोमती रिवर फ्रंट को बनाने में भ्रष्टाचार का भयानक मामला सामने आ गया है। अब सीबीआई यूपी के कई शहरों में छापेमारी कर रही है और विपक्ष कह रहा है कि इस छापेमारी का डीएनए सियासी है। लखनऊ का गोमती रिवर फ्रंट, जिसे अखिलेश अपनी बड़ी उपलब्धि बताते नहीं थकते। जिस रिवर फ्रंट की चमक को अखिलेश यूपी के विकास के पैमाने की तरफ प्रचारित और प्रसारित करते हैं, उसी गोमती के किनारे की सजावट में करप्शन का ऐसा बंदरबाट का आरोप लगा कि मामला सीबीआई जांच तक पहुंच गया। शुक्रवार को न्यायिक जांच रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने रिवर फ्रंट घोटाले में नई एफआईआर दर्ज की और फिर शुरू हुआ ताबड़तोड़ छापेमारी का दौर। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा समेत यूपी के 42 शहरों में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की और दस्तावेज खंगाल कर जानने की कोशिश की कि करप्शन के इस खेल में कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं। सीबीआई की नई एफआईआर में कुल 189 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें अधिकारियों के साथ साथ बड़े ठेकेदारों के नाम भी शामिल हैं। आरोप है कि घोटालों के इस खेल के लिए हर नियम को ताक पर रख दिया गया। लगातार सीबीआई की टीम रिवर फ्रंट घोटाले में 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ऋषु कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इस कंपनी को नियमों को दरकिनार करते हुए, जो नियम बनाए गए थे रिवर फ्रंट के निर्माण में, उसको दरकिनार करते हुए इसको ठेका दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि जो टेंडर की प्रक्रिया अपनाई गई थी इस पूरे रिवर फ्रंट के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, उसमें ई टेंडरिंग नहीं की गई थी। बिना टेंडरिंग कराए ही कंपनियों को काम अलॉट कर दिया गया और उसका नतीजा था कि पूरे प्रोजेक्ट का करीब 90% बजट खर्च हो गया, लेकिन प्रोजेक्ट 40% भी पूरा नहीं हुआ। दरअसल अखिलेश यादव की सरकार के दौरान गोमती रिवर फ्रंट का काम शुरू हुआ। तब इस प्रोजेक्ट की लागत 1513 करोड़ रुपए थी, लेकिन 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने के बाद भी प्रोजेक्ट का 40% काम ही पूरा हो सका। 2017 में योगी सत्ता में आए तो सरकार ने रिवर फ्रंट घोटाले की जांच शुरू कर दी और अब सीबीआई इस घोटाले की कड़ियां जोड़ने के लिए फिर से एक्शन में है। घोटाले की जांच की जद में बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल के भाई का नाम भी आया है। गोरखपुर में सीबीआई की टीम ने उनके घर भी कागजात खंगाले। सीबीआई के अधिकारी अभी इस छापेमारी को लेकर कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन यूपी के चुनावी माहौल में सीबीआई के इस एक्शन पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज जब आप हारते हो तो रोते हो, बहाने ढूंढते हो। आज आप चोरी करते हो तो आप रोते हो, उसको चुनाव से जोड़ते हो। कहीं धर्मांतरण का केस सामने आता है तो उसको चुनाव से जोड़ते हो। तो आप चाहते कि हर चीज चुनाव से जोड़ते हो।
वह सरकार गलती आप करो और उसके लिए सजा जब देने की बात आती है तो आप रोने लगते हो और चुनाव से जोड़ते हो। मतलब चोरी भी और सीना चोरी भी। बीजेपी के विरोधी भी सीबीआई की इस कार्रवाई को राजनीति के चश्मे से ही देख रहे हैं और इसी बहाने सरकार की मंशा पर सवाल भी उठा रहे हैं। सीबीआई क्यों नहीं मंदिर वाले पे जांच करती है? सीबीआई क्यों नहीं जांच करती है जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है? मर्द अगर है बीजेपी के लोग, 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला निकाल दें, 68,500 का करा दें, बादा में कृषि विभाग में 13 में 11 ठाकुर का हुआ, उसकी सीबीआई जांच करा दें। ये खाली डेरवा के वोट लेने के लिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब योगी ने गोमती रिवर फ्रंट वाले मामले में जांच के आदेश दिए थे, उस पर खूब सियासी हल्ला हुआ था और अब चुनाव से पहले इन छापेमारी पर नया संग्राम छिड़ना तय है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा और संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात महाराष्ट्र के सियासी डीएनए की। अभी कल की ही बात है, बीजेपी की ओर से कहा गया कि शिवसेना उनके दुश्मन नहीं है। शिवसेना की ओर से भी कहा गया कि बीजेपी से उनका बैर नहीं है। लेकिन आज तस्वीर बदल गई। महाराष्ट्र विधानसभा में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ और बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब खुद ही सोचिए कि सबका डीएनए सियासी है या नहीं। देखिए, हम क्या भारत पाकिस्तान है? हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है ना। ये मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं पॉलिटिकली। और फडणवीस साहब का भी यही कहना है, राजनीति में अगर रास्ते अलग होते हैं, अब देखो आमिर खान और किरण राव रास्ते अलग हो गए लेकिन दोस्त हैं। क्या गजब की उपमा दी और क्या गजब की दोस्ती की दुहाई दी संजय राउत ने। इस दोस्ती के गुणगान के चंद घंटों के बाद ही महाराष्ट्र की विधानसभा में वो हो गया जिसने बीजेपी के विधायकों का दिल दरका दिया, क्योंकि 2 दिवसीय मानसून सत्र में ओबीसी के मसले पर हंगामा हुआ। आरोप लगा कि स्पीकर से बीजेपी के विधायकों ने बदसलूकी की और बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इस सस्पेंशन के बाद जब सदन से बीजेपी के विधायक बाहर निकले तो उनके जुबान से अंगारे निकल रहे थे। शर्म आ जाए, ऐसे नए तालिबानी ये शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हैं। इनका स्वरूप नया तालिबानी इस प्रकार से ही किया जा सकता है। इस प्रकार से ये लोग महाराष्ट्र में कारोबार करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी ने अगाड़ी सरकार को तालिबानी सरकार कहा, किसी ने कहा कि हिटलर शाही चल रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र की आवाज दबाने का काम इस सरकार ने किया है। 100% ये हिटलर शाही है। उद्धव ठाकरे जी और पवार सरकार की हिटलर शाही है। सारा फसाद हुआ था ओबीसी आरक्षण को लेकर। ओबीसी आरक्षण का समर्थन करते हुए विधायकों ने नारेबाजी की थी। यही उनका एक षड्यंत्र है। वास्तविक ओबीसी और वीजेएनटी का विषय बहुत बड़ा है महाराष्ट्र में, और हमने उनको कहा कि इस विषय पे हमें बोलने दो। जब वो लोग बोलने नहीं दे रहे थे हमको, तब हमने आग्रह किया, आखिर हमारे मतदारों का ये कहना है कि ओबीसी वीजेएनटी के बारे में बात करो, और हमने वो मांगा। इन्होंने सिर्फ हमारी आवाज दबाने की कोशिश की। अपने विधायकों के सस्पेंशन पर पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस भी भड़क उठे। हमारे 12 विधायकों को सस्पेंड किया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ओबीसी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 12 क्या, पूरे 106 एमएलए अगर हमारे सस्पेंड कर दिए तब भी हम लोग लड़ते रहेंगे। अभी एक दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस शिवसेना के साथ दोस्ती का राग गा रहे थे, लेकिन एक दिन बाद ही हालात ऐसे बिगड़े कि हंगामा मच गया। सच ही कहा गया है कि राजनीति में ना तो कोई सर्वकालिक दोस्त होता है, ना सर्वकालिक दुश्मन। सियासी बसातों में कब कौन सी चाल चल दी जाए और कब कौन किस पर भारी हो जाए कहना मुश्किल है। फिलहाल बीजेपी विधायकों के निलंबन के बाद शिवसेना और बीजेपी में एक बार फिर तनातनी बढ़ गई है। आज तक ब्यूरो। सियासी डीएनए है, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से बदलता रहता है। आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको देंगे। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है।
चिट्ठी में ममता बनर्जी ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने की मांग की है ताकि लोगों को तत्काल राहत दिया जा सके। उनकी चिट्ठी में किन किन बातों का जिक्र किया गया है, जल्दी से आपको दिखा देते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि 100 के आंकड़े को पार कर चुकी हैं। 4 मई 2021 के बाद से आपकी सरकार ने 8 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाया है। जून महीने में 6 बार और 1 हफ्ते में 4 बार दाम बढ़ाए गए हैं। यह चौंकाने वाला है। इस बढ़ोतरी से आम आदमी परेशान है। अगर केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटा दे तो इससे लोगों को राहत मिल सकती है। एक वीडियो शेयर की जा रही है जिसमें 4 लोग एक ढाबे पर बैठे हैं। साधारण ड्रेस पहने कुछ पुलिस वाले आते हैं और उन चारों को दबोच लेते हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि दिल्ली दंगे में आरोपी सिराज मोहम्मद अनवर को क्राइम ब्रांच ने गुजरात से दबोचा, लेकिन इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम की पड़ताल में इस तस्वीर की कुछ और ही हकीकत निकलकर सामने आई है। फिल्मी अंदाज में अपराधियों को धर दबोचने का एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ढाबे पर 4 लोग खाने की टेबल पर बैठे बातचीत कर रहे हैं। उसी दौरान अचानक 7 से 8 पुलिस वाले सादी वर्दी में चारों तरफ से आकर टेबल पर बैठे चारों लोगों को दबोच लेते हैं। फिर पुलिस वाले एक पिस्तौल बरामद करते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। वे अन्य लोगों की तलाशी लेते दिखते हैं। लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि दिल्ली दंगे में आरोपी सिराज मोहम्मद अनवर को क्राइम ब्रांच ने गुजरात से दबोचा। इस दावे के साथ ये वीडियो फेसबुक और ट्विटर पर खूब वायरल है। इस वीडियो को कई ट्विटर यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा है, दिल्ली दंगे में आरोपी सिराज मोहम्मद अनवर को क्राइम ब्रांच ने गुजरात से दबोचा। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने पाया कि वीडियो के साथ किया जा रहा दावा पूरी तरह फर्जी है। वायरल वीडियो के साथ कहा जा रहा है कि दिल्ली दंगे में आरोपी सिराज मोहम्मद अनवर को क्राइम ब्रांच ने गुजरात से गिरफ्तार किया। इसलिए हमने सबसे पहले गुजरात में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट कमिश्नर डीपी चुडासमा से बात की। उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो गुजरात के पाटन जिले के अमरपुरा गांव के करीब एकता होटल का है, जहां 27 जून 2021 को एक विशेष ऑपरेशन के तहत क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने 4 लोगों को हिरासत में लिया था। इनमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जिसका नाम किशोर कांतिलाल पंचाल है। बाकी अन्य को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। किशोर कांतिलाल हिस्ट्री शीटर है और अहमदाबाद में लूट समेत कई मामलों में वांछित था। इनमें से किसी भी शख्स का नाम सिराज मोहम्मद अनवर नहीं है और अब तक की जांच में उन चारों का दिल्ली दंगे में संलिप्त होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। डीपी चुडासमा ने हमें इस घटना को लेकर एक प्रेस नोट भी भेजा। इस मामले पर और जानकारी के लिए हमने भरूच क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर JN जाला से बात की। उन्होंने बताया कि जिस सिराज मोहम्मद अनवर को हमने 29 जून 2021 को गिरफ्तार किया है वह दिल्ली का रहने वाला जरूर है, लेकिन कई सालों से गुजरात के भरूच में रहता है और उसका दिल्ली दंगों से कोई लेना देना नहीं। वायरल वीडियो में किया जा रहा दावा बेबुनियाद है। यहां हमारी पड़ताल में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पाटन और भरूच दोनों ही मामलों में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें पहला आरोपी किशोर कांतिलाल पंचाल लूट की वारदात में, दूसरा मोहम्मद सिराज अनवर अवैध हथियार रखने का आरोपी है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और भरूच क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि इन दोनों का दिल्ली दंगों से कोई लेना देना नहीं है। 25 साल पहले आज ही के दिन यानी 5 जुलाई को लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया था। तब लालू का जलवा ही कुछ और था। वो या तो किंग के रूप में होते थे या फिर किंग मेकर के रूप में होते थे। लेकिन पिछले 3 सालों से लालू के सितारे गर्दिश में हैं और उनकी पार्टी सत्ता से बाहर है। आज पार्टी के सिल्वर जुबली को जब लालू यादव ने संबोधित किया तो पार्टी नेताओं के चेहरे खिल उठे। हम राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल।
ये महंगाई, बेरोजगारी लोगों का कमर तोड़ दिया है। बिहार की राजनीति में लौट आए लालू यादव। करीब 3 साल बाद जनता से रूबरू हुए लालू यादव। समाज में जो वंचित लोग जिनको हम बोलते हैं, और उनको पहली बार हमारे समय में बूथ तक जाने का मौका मिला। मौका था राष्ट्रीय जनता दल के सिल्वर जुबली जश्न का। जश्न की वजह दोहरी थी, एक तो अहम तारीख, ऊपर से लालू यादव की जेल से रिहाई। अपनी खराब सेहत की वजह से लालू पटना नहीं पहुंच पाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से जुड़े, बोले कि जल्दी ही जनता के बीच पहुंचेंगे। बीमार हमारे तेजस्वी और हमारी पत्नी राबड़ी देवी नहीं होती तो रांची में खत्म हो जाते। जल्दी से उठा के लाया लोग, वहां से ट्रेन से उठा के लाया और यहाँ भर्ती एम्स में। हम आएंगे बहुत जल्दी पटना। लालू यादव ने जनता दल से अलग होकर 1997 में राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया था। बिहार में लालू यादव और उनके परिवार ने लगातार 15 साल तक राज किया था। गठन के 25 साल बाद उनकी पार्टी अब बिहार में मुख्य विपक्षी दल है। मैंने ताकत की बात नहीं कर रहे हैं, जनता का ताकत है। पिछड़े हैं, गरीब हैं, अल्पसंख्यक हैं, और ये दलित लोग हैं, वहां दलित हैं। हम झारखंड तक हमारे अंदर में हम लोग राज किया। हम लोग झारखंड ज्वाइंट और बिहार साइड से। पार्टी की रजत जयंती का जश्न पटना में, लेकिन इसकी शुरुआत दिल्ली में मीसा के आवास पर लालू यादव ने की। राबड़ी देवी भी लालू के साथ ही मौजूद थी। इस मौके पर लालू यादव ने केक भी काटा। उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लालू ने याद दिलाया कि उनकी सरकार को कैसे बदनाम किया गया। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, मिट जाएंगे, देखिए हम लोग टूटने वाले नहीं हैं। तो बोलता था जंगल राज। मेरा जो राज था गरीबों का, क्योंकि गरीब लोगों का राज था। सैकड़ों बरस से रोटी एक तवा पर जल रही थी एक तरफा, वो जनता के गरीबों के सहारे हमने पलट दिया। रोटी को पलटा और वो लगातार क्रम शुरू हुआ। इससे लोगों को बहुत तकलीफ कि जंगल राज आ गया। जंगल राज हम लोगों को जंगली। लालू ने कार्यकर्ताओं को पार्टी का संघर्ष याद दिलाया तो महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी संस्थाओं को बेचने को लेकर केंद्र सरकार पर करारा वार भी किया। ये महंगाई, बेरोजगारी लोगों का कमर तोड़ दिया है। रेल को निजीकरण में, जहाज को, सबको औने पौने भाव में हटाया जा रहा है। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इतनी गरीबी, इतनी महंगाई, इतना अगर पेट्रोल का दाम, डीजल का बढ़ता हम लोग की सरकार में तो चलना हम लोग दोहर कर देते। तेजस्वी यादव ने सिल्वर जुबली कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रामविलास पासवान, रघुवंश प्रसाद और शहाबुद्दीन को भी याद किया। लेकिन हम सबसे पहले नमन करते हैं रामविलास पासवान जी को भी। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आज जयंती है। हमारे पिता के साथी रहे, मित्र रहे, साथ मिलकर के संघर्ष करने का काम किया। बिहार की राजनीति में लालू की वापसी ने आरजेडी को एक नई ताकत दी है। पिछले साल विधानसभा चुनावों में पार्टी के पोस्टरों में तेजस्वी ही छाए थे, लेकिन अब पूरे पटना में लालू यादव और राबड़ी देवी के पोस्टर लगाए गए हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि पार्टी को अब लालू पावर मिल गई है। 25 साल पहले लालू ने जिस पार्टी को खड़ा किया, उसकी रजत जयंती के मौके पर भले लालू सशरीर मौजूद नहीं रहे, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया
कि वो जल्द बिहार की राजनीति में वापस लौटेंगे और शायद उनका ये ऐलान उनके विरोधियों की बेचैनी बढ़ाने के लिए काफी है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। लालू प्रसाद यादव बिहार की सियासत की धुरी रहे हैं। लालू अब सक्रिय राजनीति में वापसी कर रहे हैं। पार्टी के पोस्टरों में वही छाए हुए हैं। लालू की सियासत में वापसी पर बिहार में खलबली है। आरजेडी के खेमे में लालू की वापसी पर खुशी की लहर है, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू का दावा है कि लालू के लौटने से बिहार की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लगातार हार का स्कोर बन रहा है। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. ना तो वो पहले वाला अंदाज था और ना ही पहले जैसी अदा। अपनी चुटीली बातों से लोगों को लोटपोट कर देने वाले लालू आज बिल्कुल गंभीर थे। आवाज में खनक भी गायब थी। चिंताएं तो थीं, लेकिन वो पुराना जोर और जोश नहीं था। कभी कभी नारा लग रहे हैं कि अयोध्या के बाद अब मथुरा। ये क्या मतलब है भाई? क्या चाहते हैं इस देश में? सत्ता के लिए लोगों को इस देश में अंदर तबाह करना, बर्बाद करना। लालू यादव अभी दिल्ली में हैं। एम्स में उनका इलाज चल रहा है। 3 साल बाद वो सक्रिय राजनीति में लौटने के लिए कमर कस चुके हैं। पार्टी के लोग गदगद हैं कि उनका नेता वापस आ रहा है। अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक भाई हो, अति पिछड़े हो, सब लोगों ने दिल खोल करके लालू जी को, राष्ट्रीय जनता दल को बेरोजगारी के खिलाफ वोट देने का काम किया। लालू जी से सब तो डरता भी था, अभी भी डरता है। सबके ऊपर मुकदमा किया, सबके ऊपर मुकदमा करके बीजेपी आरएसएस वाला फंसाया, सबको घेरने का काम किया। बिहार की राजनीति में लालू यादव की वापसी से बीजेपी और जेडीयू में खलबली मची हुई है। आरजेडी के पोस्टरों में लालू यादव की वापसी पर तंज कसते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, लालू प्रसाद अब जेल में रहें या जमानत पर, पार्टी के पोस्टर बैनर से गायब किए जाएं या उनकी सचित्र वापसी हो, बिहार की राजनीति पर इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दिल बहलाने के लिए एक राजनीतिक दल की आंतरिक कसरत भर है। लालू जी राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, वे स्वस्थ हों इसकी कामना करते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल आज की राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति में परिवार की राजनीति को बचाने के लिए एक सिर्फ कवर अप के तौर पर हो रहा है। भ्रष्टाचार के जनक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सजायाफ्ता हैं। हेल्थ कारणों से बेल पर बाहर हैं। वो जेल के अंदर रहे, बाहर रहे, दिल्ली में रहे, पटना में रहे, अब वो बिहार की राजनीति के इतिहास हो चुके हैं। उनके बाहर अंदर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लालू यादव बिहार की राजनीति में एक जीते जागते मिथक हैं। गरीबी के आंगन से निकलकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने वाला किरदार है उनका। जेपी आंदोलन से निकले लालू यादव के भीतर करीब 4 दशक की सियासत बसती है। 10 मार्च 1990 को बिहार के मुख्यमंत्री बने थे लालू यादव। 25 जुलाई 1997 तक लगातार सीएम पद संभाला। 5 जुलाई 1997 को लालू ने आरजेडी का गठन किया था। चारा घोटाले में नाम आने के बाद लालू को इस्तीफा देना पड़ा। लालू जेल भी गए, लेकिन इससे पहले वो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना गए थे। 1998 में लालू ने मधेपुरा से लोकसभा चुनाव जीता। 2004 में लालू किंग मेकर की भूमिका में रहे। इसकी बदौलत वो रेल मंत्री भी बने। 25 साल पहले लालू यादव ने जब आरजेडी का गठन किया था, तब बात कुछ और थी। लंबे वक्त तक वो किंग और किंग मेकर की भूमिका में रहे, लेकिन अब लालू यादव की उम्र 73 साल हो चुकी है। सेहत उनका साथ नहीं दे रही है। सवाल ये भी है कि ऐसे में क्या वो पार्टी में नई जान फूंक पाएंगे? रोहित सिंह, पटना, आज तक। आज आरजेडी की सिल्वर जुबली थी, तो रामविलास पासवान की जयंती भी थी।
निधन के बाद इस पहली जयंती पर पहले से ही 2 हिस्सों में बटे परिवार में शक्ति प्रदर्शन की होड़ मच गई। पशुपति पारस ने पटना के पार्टी दफ्तर में जयंती मनाई, तो वहीं चिराग पासवान ने चाचा के चुनावी क्षेत्र हाजीपुर में अपना दमखम दिखाया। बिहार में दलित राजनीति के पुरोधा रामविलास पासवान की जयंती थी। 2 टुकड़ों में बंटी उनकी पार्टी में ये मौका भी शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो गया। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने पटना में अपने पिता की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद बड़ी बहन आशा पासवान का आशीर्वाद लेकर वो आशीर्वाद यात्रा पर निकल गए। चिराग ने अपने चाचा पशुपति पारस के लोकसभा क्षेत्र और अपने पिता की कर्मभूमि हाजीपुर में रैली निकालकर अपनी ताकत दिखाई। हजारों का हुजूम सड़कों पर उतर आया, जिससे सड़क पर जाम लग गया। पानी में सराबोर होकर चिराग ने जनता का आशीर्वाद लिया। मेरी भी कहीं ना कहीं ये दूसरे अध्याय की शुरुआत है, दूसरी पारी है, जब मेरे अपने मेरे साथ नहीं है। तो मेरे लिए जरूरी था कि मैं वहां से आशीर्वाद लूं जहां से पापा ने आशीर्वाद लिया था, और हाजीपुर को पापा वैसे भी अपनी मां कहते हैं। इससे पहले चिराग पटना हाईकोर्ट के पास भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे। वहां ताला बंद देख चिराग वहीं धरने पर बैठ गए। उधर चिराग से पार्टी छीन लेने वाले उनके चाचा पारस पशुपति ने भी पार्टी दफ्तर में रामविलास पासवान की जयंती मनाई। केंद्र सरकार से पासवान को भारत रत्न देने की भी मांग की। स्वर्गीय पासवान जी को अंबेडकर जी के बाद उनको सेकेंड अंबेडकर माना जाता था, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि उनको भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित करें। रामविलास पासवान की पार्टी के दोनों धड़ों में पोस्टर वार भी हुआ। पटना की सड़कों पर जयंती समारोह के लिए दोनों धड़ों की तरफ से पोस्टर लगाए गए। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती है और चिराग पासवान गुट और पशुपति पारस गुट दोनों अपने अपने तरीके से जो है वो रामविलास पासवान की विरासत पर दावेदारी ठोक रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे, जहाँ पे चारों तरफ आप देखिए पोस्टरों से जो है वो पाट दिया गया है। निधन के बाद रामविलास पासवान की ये पहली जयंती थी। पार्टी के दोनों धड़ों ने जयंती पर समारोह किया, लेकिन जयंती पर यह समारोह भी सियासत से अछूता नहीं रहा। पार्टी के दोनों धड़ों ने अपनी ताकत दिखाई, साथ ही खुद को रामविलास पासवान का सियासी वारिस होने का दावा भी किया। उत्कर्ष के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।